सो हे वीप्स नेक्सस यार, हाँ आ गया डार्कनेस का नया पार्ट और दिल थाम के बैठ जाओ क्योंकि ये पार्ट सच में अब तक के बेस्ट पार्ट्स में से एक होने वाला है। इसमें सस्पेंस है, स्टोरी है, ट्विस्ट है और है बहुत ही ज्यादा एक्शन। सो लास्ट एपिसोड हम लोगों ने देखा था जब ये ब्रेक्सस में जाता है जहाँ पर उसको एंशिएंट गॉड्स के बारे में पता चलता है। एक एंशिएंट गॉड जिसको अभी के 12 गॉड्स ने बंदी बना लिया था और गॉड ऑफ क्रिएशन गाया जो कि अभी इटर्नल स्लीप में है और डियाब्लो वॉलपेपर इनकार्नेशन के पीछे उसी का ही हाथ है। फिर जिमी की फाइट होती है हॉक्स से जो कि फ्रंटियर का थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है। जिमी उसकी बहुत ही घमासान फाइट चलती है जिसमें वो हारने वाला होता है क्योंकि उसने अपनी डार्क मैजिक का यूज नहीं किया था। लेकिन तभी कहीं से ब्लैक आ जाता है और जिमी को देता है एक नई डिवाइन पावर और हम लोगों को देखने को मिलती है जिमी की शानदार डिवाइन फॉर्म, द फॉर्म ऑफ सुप्रीमेसी। जिमी को डियाब्लो के एक फ्रेगमेंट से एक आर्मर मिलता है, डार्क आर्मर। उसने जो रेड ड्रैगन मारा था वो उसी का ही यूज करके 12 मास्टर आयरन से अपनी स्वॉर्ड बनवाता है और उस सुप्रीमेसी के साथ साथ स्वॉर्ड मास्टर के भी लेवल को हासिल करता है। बहुत सारी चीजें होती हैं और आखिरी में होती है वॉर की स्टार्टिंग जहाँ पर एल्डर्स हार ही रहे होते हैं। लेकिन जिमी वहाँ पर पहुंच जाता है और अपने सुप्रीम स्टेट का यूज करके 50,000 ज्यादा सोल्जर्स का सफाया कर देता है। आप आगे सब एपिसोड की स्टार्टिंग हम लोगों को दिखाया जाता है ऑर्डर ऑफ जेनेथ का हेडक्वार्टर जहाँ पर आग बिशॉप एक बंदे पे चिल्ला रहा होता है टर्जिया के ट्रूप्स हार गए, आखिरकार तुम एनिमीज के अटैक को कैलकुलेट कैसे नहीं कर पाए। वो बंदा उससे माफी मांगने लगता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये चीज प्रिडिक्ट नहीं कर पाया कि वहाँ पे जिमी विल्टन भी आ सकता है। आग बिशॉप कहता है तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि गॉड जेनेथ का रेले गलत था? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, गलती मुझसे हुई है, वो भी बहुत बड़ी गलती। तभी उसके पीछे खड़ा हुआ नाइट अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और एक ही बार में ही उसके प्राण पखेरु कर देता है। आग बिशॉप कहता है डिसाइपल अब हमारा मार्गदर्शन आप ही करिए, हमें क्या करना चाहिए? डिसाइपल कहता है उसने 3 मास्टर अपने ही दम पे मार दिया तो मेरे ख्याल से जिमी विल्टन सुप्रीम स्टेट में पहुंच चुका है। क्या सुप्रीम स्टेट? क्या आपका मतलब 9th रैंक से? वही रैंक जिसको इतिहास में कोई भी हासिल नहीं कर पाया है। और बिशप कहता है तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर हम बैटलफील्ड में किसी को भी भेजेंगे तो रिजल्ट चेंज नहीं होगा? क्लियोन कहता है प्लीज मुझे भेजिए, अगर आप मुझे आर्मी देते हैं तो मैं उन नॉर्दर्न पतिंगों को नरक का स्वाद चखा दूंगा। डिसाइपल कहता है हाँ बिल्कुल सर क्लियोन आप भी जाइए और इस बार आप उनको भी साथ क्यों नहीं ले जाते? यहाँ पर ये चीज बिल्कुल भी क्लियर नहीं बताई गई है कि उनको से किसको रेफर किया जा रहा। देन हम लोगों को दिखाया जाता है अग्नि के अंडरग्राउंड प्रिजन का सीन जहाँ पर जिमी ने 2 मास्टर्स को कैद किया होता है। जिमी कहता है वहाँ पे तो 3 थे ना, तो आखिर तीसरा बंदा कहाँ गया? रॉबसन कुछ भी नहीं बोलता सिवाय एक चीज के, मुझे मार दो। जिमी कहता है मैं तुम्हें क्या बेवकूफ लगता हूँ जो मास्टर रैंक कैदी को ऐसे ही मार दो? रॉबसन कहता है हमारी हालतों को देखो, जैसे हम लोग कैदी बन गए वैसे हमारी कीमत भी चली गई। तुम्हें भी पता है कि हमारी लाइफ पूरी तरीके से यूजलेस है डार्क मैजिशियन। जिमी कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम लोग पूरी तरीके से बेकार हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम्हें तुम्हारी कर्मों की सजा भी नहीं मिलेगी। क्या मैं तुम्हें बनाऊंगा एक मास्टर रैंक अनडेड और तुम अनंत काल के लिए मेरे लिए काम करके अपने पापों का प्रायश्चित करोगे। रॉबसन मौत की भीख मांगने लगता है। तभी वहाँ पर रेलमेल और साइमन आ जाते हैं जो कि उसी को ही ढूंढ रहा था। जिमी कहता ओ तो आप दोनों यहीं पर ही आ गए, वैसे मैं लोगों को पकड़ने बिजी था इसी वजह से आपसे मिलने नहीं आ पाया, हालांकि एक बंदा भाग गया। रेलमेल कहता है कोई बात नहीं, तुमने वैसे भी बहुत ही अच्छा काम किया है। वो सोच रहा होता है जिमी ने अकेले दम पर ही टर्गिया की पूरी आर्मी खत्म कर दी, वो भी मास्टर्स के साथ में। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये सब करना तो बिल्कुल ही असंभव है। वो कहता है जिमी क्या तुमने सुप्रीमेसी हासिल कर ली है? जिमी कहता है हाँ मैंने आखिरकार वो हासिल कर ही ली। साइमन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्या बात है अब तो दुनिया बदलने वाली है। रेलमेल तुरंत ही ये बात पैलेस तक पहुंचा देता है। साइमन कहता है वैसे जिमी हम लोगों को इनके साथ क्या करना चाहिए? जिमी बताता है कि वो इन लोगों को अनडेड बना के यूज करना चाहता है, हालांकि वो दोनों थोड़ा सा हिचकिचाते हैं लेकिन उसकी बात मान ही जाते हैं। जिमी कहता है वैसे में सर बेरे नहीं दिख रहा है। रेलमेल कहता है हाँ वो थोड़ा कहीं काम से गए हैं, लेकिन जरूरी बात ये नहीं है, जरूरी बात ये है यहाँ पर एल वेल्टन आ रहे हैं। क्या फादर आ रहे हैं? हाँ हालांकि उनको यहाँ पर पहुंचने में थोड़ा और टाइम लगेगा, तब तक तुम आराम कर लो। हम लोग देखते हैं जिमी वेल्टन की खबर पैलेस में पहुंच चुकी होती है। मैजेस्टी थर्ड एल्डर जिमी वेल्टन ने ट्रिजिया की पूरी आर्मी को खत्म कर दिया, अकेले दम पर हजारों ट्रूप्स को। क्या सच में? हाँ और वो सुप्रीमेसी को हासिल कर चुके हैं। सब लोग ये बात सुनकर चौंकने के साथ में खुश भी हो जाते हैं। मार्कस बेल क्या आपने ये सुना? मार्कस कहता है हाँ मुझे ये बात बेरिल ने बताई थी, लेकिन मैं इस बात पे पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इस चीज का बहुत ही ज्यादा कोई प्रूफ नहीं है कि सच में वो सुप्रीमेसी में पहुंच गया है। लेकिन अगर उसने 50,000 ट्रूप्स को अकेले दम पर ही हरा दिया तो वो पक्का ही सुप्रीमेसी में पहुंच चुका है। ये बात मैजेस्टी की बेटी को भी पता चल जाती है। हाँ वही जो फ्यूचर देख लेती है। वो कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम सुप्रीमेसी में कब पहुंचोगे और इतनी जल्दी तुम पहुंच भी गए, लेकिन मैं 9th रैंक के साथ साथ संकट के काले बादल भी देख सकती हूँ। तभी 2 दिन बीत जाते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है प्रिजन का सीन जहाँ पर दोनों
दोनों कहती जमीन में ढेर होते हैं और मर भी चुके होते हैं। जिमी कहता है ओहो बहुत गलत हुआ, लेकिन ये काम पक्का उसी तीसरे बंदे का है जो कि भाग गया था। उसने तो यहाँ पर अपने कदमों का निशान तक नहीं छोड़ा। मुझे पता था कि ये होने वाला है, इसी वजह से मैंने पूरी सिटी में पहले ही लोकेशन मैजिक कास्ट कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी वो ट्रैक नहीं हुआ। पक्का उसके पास कोई पावर है जिससे वो लोकेशन मैजिक को ट्रिक कर सकता है। वैसे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो एक बेवकूफ है और मेरे जाल में फंस गया है। मेरी प्लानिंग कभी भी इन दोनों को अनडेड बनाने की नहीं थी क्योंकि ये दोनों ही ऑर्डर ऑफ जेनेट से कनेक्टेड है और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो जेनेट तक ये खबर पहुंच जाएगी। इसीलिए मैंने इन दोनों को चार एक तरीके यूज किया। चलो मैं तुम्हारी मेमोरीज में देखना चाहता हूँ कि उस टाइम हुआ क्या था। गॉब्स मेमोरी में हम लोग देखते हैं रॉब्सन को। रॉब्सन चुपचाप बैठा होता तभी प्रिजन का गेट खुलता है। फिरोज क्या तुम मुझे बचाने, लेकिन इससे पहले कि वो अपने वर्ड फिनिश कर पाता फिरोज उसको जान से मार देता है। जिमी कहता है ओ तो तुम्हारा तीसरा बंदा स्पिरिट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया और तुम ही को ही मार दिया, लेकिन अगर वो स्पिरिट है तो वो मेरे एनर्जी डिटेक्शन से नहीं बच सकता। फिरोज भागो, तुम जहाँ तक भाग सकते हो। हम लोग देखते हैं फिरोज कहीं पे भागा जा रहा होता है और वो भागते भागते सिटी के बाहर आ जाता है। मैं अभी भी पूरी तरीके से अगने से बाहर नहीं आया हूँ, लेकिन जब मैं स्पिरिट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ उसी वजह से मेरा एक पैर डैमेज हो गया क्योंकि अगर वो लाइट मेरे ऊपर गिरी होती और मेरे पास स्पिरिचुअलाइजेशन की पावर नहीं होती तो मेरा कोयला बन चुका होता और मेरे इसी पावर की वजह से मैंने अपने कॉमरेड्स को मार भी दिया, लेकिन उसके बाद भी कोई मुझे डिटेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि अगर दो मास्टर अनडेड बन जाते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल खड़ी कर देता है। जिमी वेल्टन किसने सोचा होगा कि तुम एक डार्क मैजिशियन निकलोगे, लेकिन मैं अब ये बात पूरी दुनिया में फैला दूंगा और मेरे पास जब तक ये पावर है तुम मुझे ढूंढ भी नहीं सकते। तभी वहाँ पे किसी की आवाज आती है। हाँ यही सब लोगों को लगता है कि वो मुझसे बच के भाग सकते हैं। फिर उसको डार्क माना घेरने भी लगता है। वो अपने शॉट को बाहर निकाल लेता है। कहाँ हो तुम इविल डार्क मैजिशियन, बाहर आओ, मैं भगवान के नाम पे तुम्हें सबक सिखाऊंगा। जिमी कहीं भी नहीं दिख रहा होता बल्कि आवाज आ रही होती है। बेचारा फिरोज तुम बहुत ज्यादा डर चुके हो, इतना कि तुम्हारे मन में जो भी कुछ आ रहा है तुम वो बोलते जा रहे हो। तभी फिरोज घबराहट में इधर उधर अपनी शॉट चलाने लगता है। बाहर आओ। तब उसको चारों तरफ इल्यूमिनेशन होने लगती है और आवाज गूंजने लगती है। बाहर आओ बाहर आओ। और तभी उसके पीछे कोई हाथ रखता है। ये होता है रॉब्सन का घोस्ट। क्यों आखिरकार तुम हमें छोड़ के क्यों गए? वो रॉब्सन के ऊपर अपनी तलवार चला देता है, लेकिन तभी उसके पीछे रॉब्सन के साथ में ड्रेस्कर भी आ जाता है। चलो फिरोज हमारे साथ आओ हमारी दुनिया में। और उसको वो चारों तरफ से घेर लेता है। फिरोज डर के मारे पगला जाता है और दया की भीख मांगने लगता है। गॉड प्लीज थोड़ी दया करिए। और वो जिस तरफ इशारा कर रहा होता है वहीं पे ट्री में जिमी बैठा होता है। वो उसको देखते हुए कहता है ओह तुम्हें देखकर ऐसा लगता है ये तो मुझसे दया की भीख मांग रहा हो। कर से अब तुम्हें होगा दर्द का असली एहसास। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गलत काम किए और आखिर में अपने साथियों का भी साथ छोड़ दिया, इसीलिए तुम्हें शांति से मरने का कोई भी हक नहीं है। हम लोग देखते हैं उसको डार्कनेस निकल जाती है। देन हम लोगों को दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ पर साइमन अपनी आर्मी के साथ कासल में पहुंच चुका होता है और वो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो इतने सालों बाद अपने बेटे से मिलेगा। गेट्स भी ओपन हो जाते हैं। उसके साथ होता है किंगडम ऑफ सेल्डम का फर्स्ट एल्डर। वो दोनों आपस में ही बात कर रहे होते हैं। एल्फ वेल्टन आप अपने बेटे से बहुत सालों बाद मिलने वाले हैं, इसी वजह से आप एक्साइटेड है ना? आर्गनो कहता है हाँ बिल्कुल। और उस पल के बारे में सोच रहा होता है जब उसको ये चीज पता चली थी कि जिमी ने सुप्रीमेसी हासिल कर लिया। वो कहता है मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है। जब मैं मैजिक टावर में उससे मिला था तभी वो मुझे अमेजिंग लगा था, लेकिन उसने सिर्फ 25 साल में सुप्रीमेसी हासिल कर ली। ये बहुत ही ज्यादा इंक्रेडिबल बात है। तभी वहाँ पे अग्नि के लॉर्ड वेल्फो आ जाता है जो कि लेट होता है। वो आर्गनो को ग्रीट करता है एंड कहता है प्लीज सोल्जर्स को मेरे लिए छोड़ दीजिए और आप दोनों कासल के अंदर जाइए। आर्गनो कहता है तो कि मेरा बेटा भी अंदर है। वोल्फो कहता है हाँ वो भी अंदर थे, लेकिन मैं यहाँ पर जल्दी में आ गया, इसी वजह से उनको बताना भूल गया कि आप यहाँ पर आने वाले हैं और वो पेट्रोलिंग पे गए हुए हैं। आर्गनो को जिमी के ऊपर थोड़ी गुस्सा आ रही होती है क्योंकि ये उससे मिलना चाहते हैं और वो इंतजार करवा रहा है। दिन सीन शिफ्ट होता है जिमी पे जो कि गैरिन के ऊपर उड़ा होता है। जिमी देखता है कि जेनेट कुछ जो है पूरी सिटी में जगह जगह पर सेमी मैजिकल आर्टिफैक्ट्स लगा हुए हैं और उनके होते हुए कोई भी मैजिकल स्पेल काम नहीं करेगा। जिमी कहता है वो तो इनको ये लगता है कि ये इन खिलौनों से मुझको रोक सकते हैं, यही सही मौका है बलिस्टा को टच करने का। तभी उसको किसी को और सेंस होता है। हाँ ये किसकी एनर्जी है? सेबल? नहीं क्लियोन। मैं 5 साल पहले हैप्टन में क्लियोन से मिला था, लेकिन तब मैं उसके सामने खड़ा तक नहीं हो सकता था। पर चीजें अब अलग हैं। इससे पहले कि ये लोग यहाँ पर पहुंचे मैं गैरिन को रिक्लेम कर लूंगा। हम लोग को दिखाया जाता है अग्नि का सीन जहाँ पर आर्गन और फर्स्ट एल्डर दोनों ही कासल के अंदर आ चुके होते हैं। अंदर बैठे होते हैं साइमन, बेरिल और रैनमेल। सभी लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। आर्गन कहता है बेरिल मुझे लगा नहीं था कि तुम भी यहाँ पर हो गए। बेरिल कहता है बहुत लंबी कहानी है। आर्गन कहता है अच्छा उसको छोड़ो, जरा बताओ कि ये क्या है। साइमन कहता है ये सिंबलाइज करता है सेमी मैजिकल आर्टिफैक्ट्स को जो कि जेनेट के लोगों ने गैरिन में बिछाए हुए हैं। उनको जैसे जिमी के बारे में पता लगा उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए हड़बड़ी में ये सब सेटअप कर दिया। आर्गन कहता है वैसे ही है कितने? रैनमेल कहता है हम लोगों के हिसाब से करीब 3000 हो सकते हैं और ये इतने ज्यादा हैं जो कि ड्रैगन तक
तक के मैजिक को रोक सकते हैं। आर्गनो कहता वैसे जिमी पेट्रोल पे गया हुआ है ना। रेनमल कहता पेट्रोल पे नहीं, वो तो हमले के पहले की छानबीन करने गया है। उसको पता था कि आप यहाँ पे आने वाले हैं, इसी वजह से पेट्रोलिंग पे जा ही नहीं सकता था। चल मैं खुश हो गया, आप दोनों जल्दी यहाँ पर आ गए। अभी 2 दिनों के अंदर ही अंदर लैंडर की तरफ से जनरल कैल का 7000 सोल्जर्स के साथ यहाँ पर आ जाएंगी। अब साल में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और वहाँ से कोई भी तरीके की न्यूज भी नहीं आई है, इसी वजह से मैं उनकी मदद के भरोसे नहीं रह सकता। आर्गनो कहता अगर हम लोग अपने सारे सोल्जर्स को मिला लें तो वो करीब 10,000 हो जाएंगे। इतने सोल्जर्स के साथ हम लोग गेरिंग को रिक्लेम कर सकते हैं, और अगर वो लोग सेमी मैजिकल आर्टिफैक्ट का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये बैटल है स्वॉर्ड मास्टर्स की। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो चलो मीटिंग को शुरू करते हैं। जिमी का असल में वापस आ चुका होता है। वो कह रहा होता है मैंने बिल्कुल सही टाइम पर छानबीन की है, चलो जल्दी से मैं ये न्यूज अब एल्डर्स को दे देता हूँ। क्या ये एनर्जी तो जानी पहचानी है। वो गेट खोल के अंदर चला जाता है और उसके सामने खड़े होते हैं आर्गनो वेल्टन। आर्गनो जैसे उसको देखते हैं तुरंत ही उसके पास पहुंच जाता है। आर्गनो मीटिंग के बीच में उठा होता है, इसी वजह से सब लोग उसको घूरने लगते हैं। आर्गनो सभी से माफी मांगता है और वापस से मीटिंग शुरू कर देता है। जिमी जैसे फर्स्ट एल्डर को देखता है वो उन्हें देखता रह जाता है। आखिर इनके साथ हुआ क्या, क्योंकि इनके अंदर बहुत ही ज्यादा बदलाव हुआ है। इन्होंने बहुत प्रोग्रेस की है, वो भी अर्थ रैंक के हाईएस्ट लेवल पे है, और हो सकता है कि आने वाले समय में वो भी सुप्रीमेसी को हासिल कर लें। फर्स्ट एल्डर कहता है आखिर तुम मुझे घूर क्यों रहे हो। जिमी कहता है नहीं वो बस मैं आपको बहुत दिन बाद देख रहा हूँ। आर्गनो कहता है तो चलो मीटिंग को शुरू करते हैं, क्योंकि गेरिंग को रिक्लेम करना बहुत ही बड़ा मुद्दा है। क्या किसी के पास कोई स्ट्रेटेजी है। जिमी कहता है उससे पहले मैं आप लोगों को एक अर्जेंट बात बताना चाहता हूँ। जिन्हें स्वॉर्ड क्लियोन 10,000 सोल्जर्स के साथ गेरिंग की ओर बढ़ रहा है, और वो साथ से 2 से 3 दिन में पहुंच भी जाएगा। सब लोग उसकी बात सुनकर चौंक जाते हैं। क्या उन लोगों ने इतनी जल्दी अपना कदम भी उठा लिया। रेनमल कहता है तो क्या हम लोगों को एगने को खाली कर देना चाहिए और एक डिफेंस लाइन बनानी चाहिए। साइमन कहता है नहीं, इससे बढ़िया ये होगा कि हम लोग जल्द से जल्द गेरिंग को रिक्लेम कर लें और उसके बाद डिफेंस लाइन बनाएं, क्योंकि गेरिंग एक चोक पॉइंट है जो कि टर्जिया को हमसे कनेक्ट करता है। जिमी कहता है अगर मैं क्लियोन को हरा दूं तो क्या हम लोग टर्जिया के फर्स्ट गेट के जियोड कासल में घुसपैठ कर सकते हैं। आर्गनो कहता है जिमी आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। जिमी कहता है इतनी पावर के साथ हम लोग गेरिंग को एक ही झटके में ही जीत सकते हैं। अब आप ही लोग बताओ क्या गेरिंग को जीतने के लिए 100 सोल्जर्स के साथ मैं और फादर काफी नहीं होंगे। चलो कल रात को गेरिंग रिक्लेम करते हैं। आर्गनो को भरोसा नहीं हो रहा होता कि उसका बेटा इतना बड़ा हो गया। थोड़ा टाइम बीत जाता है और बाप बेटा साथ में घूम रहे होता है। आर्गनो कहता जिमी तुम तो बहुत जल्दी बड़े हो गए, अगर मोमो सारा तुम्हें देखेंगे ना तो वो दोनों ही चौंक जाएंगी। जिमी कहता अच्छा ऐसा क्या। आर्गनो कहता बिल्कुल, और मैं ये भी देख सकता हूँ कि तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप भी इम्प्रूव हुई है, साथ से तुम आप एक स्वॉर्ड मास्टर हो। जिमी कहता मुझे पता था कि आपको पता लग ही जाएगा। वैसे स्कर्ट एक फाइट के दौरान टूट गई थी, इसी वजह से मेरे पास एक नई स्वॉर्ड है। आर्गनो जैसे उसके स्वॉर्ड को देखता है उसकी आंखें चमकने लगती हैं। दोनों स्वॉर्ड को अपने हाथों में ले लेता है। ये स्वॉर्ड ये तो कमाल की है, क्या इसे एक डॉर्फ ने बनाया है। जिमी कहता है हाँ ये स्वॉर्ड बनाई है डॉर्फ आयरन ने, जो कि 5 हैंड का हिस्सा है। आर्गनो ये सुनकर चौंक जाता है क्या 5 हैंड्स, आखिर इतना बड़ा मास्टर तुम्हारे लिए स्वॉर्ड बनाने के लिए तैयार कैसे हो गया। जिमी कहता साथ से मैंने अच्छे से पूछा था। आर्गनो कहता अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। जिमी स्माइल कर रहा होता है। आर्गनो कहता दांत ना दिखाओ, मुझे गुस्सा आ रही। जिमी कहता फादर मैंने आपकी दी हुई स्वॉर्ड को तोड़ दिया तो क्या आप गुस्सा नहीं है। आर्गनो कहता गुस्सा क्यों, स्वॉर्ड्स भी टूट सकती हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये सब छोड़ो और बताओ कि हमारे ड्यूल किए हुए काफी साल हो गए ना, चलो वापस से 2-2 हाथ हो जाए, लेकिन इस बार लकड़ी के स्वॉर्ड नहीं बल्कि रियल स्वॉर्ड्स है। दिन वो लोग अग्निकासल के ड्यूल हॉल में चले जाते हैं। आर्गनो कहता रूल सिंपल है, जिसने पहले हार मानी वो हार जाएगा। हालांकि अभी जिमी का मन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपने फादर का दिल रखने के लिए उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता लेकिन क्या होगा अगर किसी ने हार ही नहीं मानी। तभी वहाँ पे एंट्री होती है बेरिल की, जो कि कहता मैं सोच ही रहा था कि तुम लोग साथ में क्या कर रहे हो, और ये देखो मिलते एक ड्यूल, बढ़िया है, मैं भी देखना चाहूंगा। तभी आर्गनो कहता तुम्हारे चोरी छुपे घूमने की आदत कहीं नहीं। बेरिल कहता हाँ और तुम्हारे कंप्लेन करने की। जिमी सोच रहा होता हाँ ये उनके लिए थोड़ा ऑकवर्ड होगा, क्योंकि एक टाइम पे ये दोनों एक ही लड़के के लिए आपस में लड़ गए थे और अभी भी वो काइंड ऑफ बहस ही कर रहे होता है। जिमी कहता सर बेरिल क्या आप रेफरी बन सकते हैं। बेरिल कहता बिल्कुल, और रूल में ये भी ऐड होगा कि अगर एक बंदे ने दूसरे को ओवरपावर कर दिया तो वो जीत जाएगा। वो दोनों ही आपस में हाथ मिलाते हैं और अपनी पोजीशन में जाने लगते हैं। आर्गनो ये देखने को बेताब होता है कि उसका बेटा कितना स्ट्रॉन्ग हुआ है, और तभी मैच शुरू हो जाता है। जैसे ही मैच शुरू होता है दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर रश कर देता है और होता है एक अटैक का क्लैश। दोनों के ही जोर से काफी जोरदार और निकल रहा होता है, और देखते ही देखते आर्गनो थोड़ा भारी पड़ने लगता है। हालांकि जिमी उसके सारे अटैक्स ब्लॉक कर लेता है, लेकिन वो समझ जाता है कि आर्गनो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या मेरे हाथ इनकी स्ट्रेंथ से कांपने लगे हैं, और इनकी ऑरा की वजह से यार इतनी ज्यादा थिक हो गई है कि उसमें सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तभी आर्गनो का शॉट जिमी की आंख तक पहुंच जाती है। जिमी उसको टॉच कर लेता है और पीछे हटने लगता है। आर्गनो कहता तो क्या तुम इतना ही कर सकते हो। तभी जिमी एक सांस लेता है और रेड ड्रैगन
की फायर अनलीश करता है। देन वो यूज करता है फ्यूचर वॉकर का। आर्गन हैरान हो जाता है, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि मेरी तरफ कोई चीज बहुत तेजी से आ रही है। क्या ये जिमी की पावर है? ठीक है, तो इसी बात में मैं भी अपनी पावर दिखाता हूँ। ऑल डायमेंशनल स्लाइस, ये है मेरी पावर। हम लोग देखते हैं उसके एक स्लाइस से जिमी का फ्यूचर वॉकर टूट जाता है। हाँ, आर्गन ने अपनी शॉट से फ्यूचर वॉकर काट दिया, जो कि आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। जिमी इससे से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्या ये किसी भी डायमेंशन को इतनी प्रिसाइजली काट सकता है? मुझे ये तो पता था कि ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था। आर्गन कहता, जिमी मैं तुम्हें 2 महीने में स्वॉर्ड मास्टर बनने के लिए बधाई देता हूँ, लेकिन इस दुनिया में कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है। और डायमेंशनल स्लाइस आफ्टर मेस, तभी जहाँ पर स्लाइस हुए होती हैं वहाँ पर वापस से बहुत बड़ी बड़ी स्लाइसेस हो जाती हैं। बहुत सारे कोलोसल अटैक्स जो कि जिमी के फ्यूचर वॉकर के सारे शेडोज में जाके लगती हैं, और आर्गनो बहुत ज्यादा है जिमी के पास। जिमी आर्गनो के अटैक को अपनी शॉट से ब्लॉक कर लेता है, लेकिन वो अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से वो काफी दूर जाके गिरता है और हॉल की वॉल डैमेज हो जाती है। लेकिन तभी जिमी टेलीपोर्ट होकर आर्गनो के ऊपर आ जाता है और बरेजा से अटैक कर देता है, लेकिन आर्गनो उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। वो तो तुम मैजिक यूज करने लगे। जिमी कहता, अगर मैं आपको सिर्फ शॉट से नहीं हरा सकता तो मैं आपसे फाइट करूंगा एक मैजिक स्वॉर्डमैन के रूप में। आर्गनो कहता, मैं भी तो यही चाहता था। वो जिमी के ऊपर जोरदार अटैक कर देता है। जिमी उसके अटैक को डॉज कर लेता है और फायर मैजिक यूज करता है, हेल फायर। जिमी का अटैक आर्गनो तक पहुंच जाता है, पर आर्गनो डायमेंशनल स्लाइस का यूज करके उसके अटैक को चीर देता है, और जब उसके आंखों के सामने से आग हटती है उसको जिमी कहीं नहीं दिखता। क्या वो फायर सिर्फ मेरे विजन ब्लॉक करने के लिए थी? हम लोग देखते हैं जिमी को, जो कि स्टाफ ऑफ एविलियन का यूज करके आर्गनो के पास पहुंच जाता है, लेकिन आर्गनो अपनी पावर से उसका डायमेंशन ब्रेक कर देता है और अपनी शॉट से वापस जिमी के ऊपर हिट कर देता है, जिससे जिमी वापस से दीवार में कट जाता है। लेकिन वो अपने आप को किसी तरीके से संभालता है। मुझे लगा नहीं था कि फादर अपने डायमेंशनल शॉट से अदर वर्ल्ड को भी काट सकते हैं। आर्गनो कहता, तुम तो मुझे बहुत ही ज्यादा शॉक्ड लग रहा हो, लेकिन जब तक तुम मेरी एज में आओगे तुम अपनी पावर को मास्टर कर चुके होगे। तब जिमी को डार्क ऑरा खेलने लगता है। अगर फादर के ऊपर फ्यूचर वॉकर काम नहीं करती है तो मैं अब इसका इस्तेमाल करूंगा। आर्गनो जिमी के ऊपर अटैक करने की रश कर देता है, लेकिन जिमी काउंटर अटैक कर देता है और वो होता है अपने डार्क आर्मर में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि उसका डार्क आर्मर सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं करता बल्कि उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स भी कई गुना बढ़ा देता है। जिमी आर्गनो से कहता, फादर अब बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करिएगा क्योंकि मैं अब सीरियस हो रहा हूँ। आर्गनो कहता, तो फिर तैयार हो जाओ। तभी दोनों ही अपनी फुल पावर से स्वॉर्ड से क्लैश करते हैं और सच में वहां पे इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि बेरिल भी उसको देखकर शॉक हो जाता है। क्या आखिर ये वेल्टन लोग कौन सी चक्की का आटा खाते हैं? वो तो उन दोनों के मूवमेंट को नहीं देख पा रहा होता, बस चारों तरफ एनर्जी और स्लाइस दिख रही होती है। और जब से जिमी ब्लैक आर्मर के यूज कर रहा है वो आर्गनो को पूरी टक्कर दे रहा है, लेकिन अभी भी विनर डिसाइडेड नहीं हुआ। ये स्पेस बहुत ही ज्यादा छोटी है, इसी वजह जिमी अपने बड़े मैजिकल स्पेस का यूज नहीं कर सकता, नहीं तो उससे पूरा कासल ही तबाह हो जाएगा। तो फिर आखिर कौन होगा विनर? तभी उन दोनों के बीच से काफी ज्यादा एनर्जी फ्लैश होती है और सीन शिफ्ट हो जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग में, जहाँ पर जिमी बिस्तर में लेटा होता है और उसकी पूरी बॉडी दर्द कर रही होती है। तभी वहाँ पे आर्गनो आ जाता है, क्या तुम अब ठीक हो? जिमी कहता, मुझे लगा नहीं था कि फाइनल अटैक आप करेंगे। आर्गनो कहता, वो इस बार से ज्यादा एक रियल बैटल जैसी थी, तो इसी वजह से मैं भी जीतने के लिए अपनी पावर्स का यूज कर रहा था। लेकिन आर्गनो को वो मोमेंट याद आता है जब जिमी ने कन्वर्जेंस का यूज किया था, जिससे कि उसकी शॉट पूरी डायमेंशनल स्लाइस सोकने लगी थी। और अगर आर्गनो ने उस टाइम पीछे हट के जिमी के वाइटल पॉइंट पे तुरंत ही अटैक नहीं किया होता तो वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता था। हाँ, और तब जिमी जीत जाता। आर्गनो सोच रहा होता, स्पेस की कमी होने की वजह से उसका मैजिक रिस्ट्रिक्ट था, लेकिन अगर हम दोनों ही अपनी पूरी पावर का यूज करते हैं तो मैं अपनी जीतने की गारंटी नहीं दे सकता। इसी वजह से ये इस बार हमारी लास्ट बार होगी, क्योंकि मैं फादर के तौर पे तुम्हें पूरी तरीके से सपोर्ट करना चाहता हूँ। जिमी कहता, लेकिन फादर आप ग्रैंड मास्टर कब बने? ग्रैंड मास्टर स्वॉर्डमैनशिप का एक ऐसा सुप्रीम लेवल है जिससे आगे कोई नहीं निकल सकता, और एक ग्रैंड मास्टर ठीक अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो ग्रैंड मास्टर कब बना। आर्गनो कहता, मुझे ठीक से तो नहीं याद, लेकिन साथ से मैं 6 साल पहले ग्रैंड मास्टर बन गया था। जिमी सोच रहा था, क्या 6 साल? मतलब जब मैंने मेहनत करना शुरू भी नहीं की थी तभी ये ग्रैंड मास्टर था, और इन्होंने ये चीज इस वजह छुपा कर रखी क्योंकि फादर ये चीज नहीं चाहते थे कि किंगडम उनके ऊपर नजर रखे। जिमी कहता, तो ये चीज सिर्फ मुझे ही पता है। आर्गनो कहता, नहीं, स्वॉर्ड लॉर्ड को भी पता है। हाँ, वही स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड मास्टर, और उससे ये सब चीजें हाइड करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। जिमी कहता, तो स्वॉर्ड लॉर्ड भी ग्रैंड मास्टर है? आर्गनो कहता, वैसे तो वो अपनी पावर छुपा कर रखता है, लेकिन हाँ, मैं इतना तो कह सकता हूँ कि वो ग्रैंड मास्टर के लेवल पे तो पहुंच ही चुका है, क्योंकि वो तुम्हारे ग्रैंडफादर से भी लड़ चुका है। क्या ग्रैंडफादर? वो तो एक ग्रैंड मास्टर था और उन्होंने डायमेंशनल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड की 5th फॉर्म बनाई थी, जो कि है द अल्टीमेट टेक्निक जेनेसिस। मुझे पहले ये चीज अजीब लगती थी कि फादर ने वो टेक्निक क्यों नहीं सीखी, लेकिन अब मैं समझ गया। उसका रीजन ये था कि उनको उनकी टेक्निक सीखने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उनके पास उसी से मिलती जुलती अपनी खुद की टेक्निक है।
देन वो आर्गनस कहता, लेकिन ये चीज सोचने वाली बात है कि हमारी सारी जनरेशन में स्पेस टाइप पावर अवेकन होती जा रही है। फादर, आखिरकार वेल्टन फैमिली के साथ ऐसा क्या है? हमें दोनों के पावर्स के लीजिए, और अगर मेरा शक सही है तो ये चीज ग्रैंडफादर पे भी लागू होगी। आर्गनस कहता, हाँ, तुम्हारे ग्रैंडफादर के पास भी स्पेस टाइप पावर थी। लोग उनकी पावर को बुलाते थे हेवन एंड अर्थ। वो पावर ऐसी पावर थी जो कि हेवन और अर्थ के बीच में किसी भी चीज में इंटरफेयर कर सकती थी, और रिकॉर्ड्स के हिसाब से वेल्टन ब्लड लाइन में हमेशा स्पेस टाइप पावर अवेकन होती है। ये चीज आज तक किसी और फैमिली में नहीं हुई। यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पता कि वेल्टन फैमिली क्या है। हालांकि तुम्हारे ग्रैंडफादर को इसके बारे में कुछ न कुछ आइडिया तो था, लेकिन उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। जिमी कहता, फादर, मुझे काफी टाइम पहले ग्रैंडफादर के फ्रेंड डेरिया से मिले थे, और उन्होंने मुझे यह बताया कि ग्रैंडफादर ने वो अल्टीमेट टेक्निक मेरे लिए बनाई थी। ये बात सुनकर आगना चौंक जाता है। क्या? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? फादर को कैसे पता था कि जिमी का जन्म होने वाला है एंड उसके पास अल्टीमेट टेक्निक यूज करने का टैलेंट भी होगा? हालांकि फादर जब हमें छोड़ के गए थे तब चीयर्स प्रेग्नेंट थी, बट फादर तो वॉरियर थे, और उसके बाद भी उनको एक अनबॉर्न चाइल्ड की डेस्टिनी कैसे पता थी? डैड, आपने यह कैसे किया? वो जिमी से कहता, देखो तुम चिंता मत करो, मैं हमारी फैमिली के सीक्रेट का खुलासा करूंगा। मुझे नहीं पता कि सीक्रेट स्टडीज में कौन से सीक्रेट रखे हैं, सास इसीलिए उसमें सिर्फ फैमिली के हेड कोई जाना अलाउ है। चलो वो सब छोड़ो, अब हमें ग्रेन को रिकैप्चर करने की बात करनी चाहिए। दंस इंस्टीट्यूट होता है आइवरी के बॉर्डर्स में, जहाँ पर डिफरेंट निगरानी रख रहा होता है। ओह, अचानक से बॉर्डर के पास हजारों सोल्जर्स इकट्ठा होने लगे। अभी तो उनसे आगने से हरे भी ज्यादा समय भी नहीं हुआ, और वो आइवरी के कोस्टल में भी अटैक करने की तैयारी करने लगे। चलो ये बताओ, अगर उन लोगों ने हमारे ऊपर चार्ज कर दिया तो लिकम के सोल्जर्स उनको रोक सकते हैं? एक बंदा कहता, कल लैंड्रे की ओर से 3000 सोल्जर्स और आएंगे। जिफ्रिड कहता, हाँ, मैंने ये भी सुना था कि उनके साथ जनरल लैंटो भी आ रहे हैं। वो बंदा कहता, लेकिन ये जंग फिर भी मुश्किल होगी। ये होता है ब्रिक नेवी का कमांडर। वो बताता है कि दुश्मन देश की नेवी हमारी नेवी से करीब 2.5 गुना बड़ी है, और ऊपर से उनके पास ईस्टर्न अलायंस के साथ साथ ऑर्डर ऑफ जेनिथ भी रिइंफोर्समेंट भेज रहा है। मुझे पता है कि मेरी सलाह थोड़ी अजीब होगी, लेकिन हमें ये प्लेस को खाली कर देना चाहिए और ग्रेस माउंटेन में एक डिफेंस लाइन बनानी चाहिए। अगर हम लोग ये स्ट्रेटेजी अपनाते हैं तो हमें लेकम को मिलाकर 3 कासस भूलने पड़ेंगे। जिफ्रिड कहता, नहीं, ये हार मानने के लिए बहुत जल्दी है। अभी आगने में एल्बर्टन के साथ में उनकी आर्मी आ चुकी होगी। वहाँ पर एल्बर्टन के साथ में यंग मास्टर भी हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि वो लोग 1 हफ्ते के अंदर अंदर गेरिंग की सारी चीजें सुलटा लेंगे। डलकिड कहता, अगर सीजन में सारी चीजें अंडर कंट्रोल हो जाती हैं तो साल से वो मजिशियन हमें ज्वाइन करें जिसने की सुप्रीमेसी हासिल कर ली है। बस प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि यहाँ हम लोग कितने टाइम तक अपना पांच जमा पाते हैं। जिफ्रिड कहता, अगर उन लोगों ने इस समय भी हम लोगों के ऊपर हमला कर दिया तो यहाँ पर मैं हूँ, इसीलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं अपनी पूरी दम लगा दूं तो मैं इस जगह को डिफेंड कर सकता हूँ, और अगर हम लोग कामयाब हो गए तो हमारा अगला कदम होगा उस जगह पर आग लगाना। देन हम लोग को दिखाया जाता है गेरिंग कासल, जहाँ पे बहुत ज्यादा कड़ा पहरा होता है और जगह जगह सेमी मैजिकल आर्टिफैक्ट्स भी बिखरे होता है। एक सोल्जर कहता है, मैं तो यहाँ पर खड़े खड़े थक गया हूँ, आखिरकार रिइंफोर्समेंट कब आएंगी? दूसरा सोल्जर बताता है कि रिइंफोर्समेंट के आने में कम से कम 2 दिन तो लग ही जाएंगे। अच्छा, वैसे ये बताओ कि हम लोग इनका यूज करके सही में मैजिक को रोक सकते हैं, क्योंकि एनिमी की तरफ एक 9th रैंक का आर्गमेज है। वो बंदा कहता है, बिल्कुल, हम लोग ऐसा पहले भी कर चुके हैं, और ये आर्टिफैक्ट जितने ज्यादा होंगे इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और फर्स्ट डे में भी इसने सारे आर्गमेजेस का मैजिक रोक दिया था। दूसरा बंदा कहता है, उस दिन की याद ही मत दिलाओ, तब तो सैलम के आर्गमेजिशियन पूरा दम लगा के अटैक करते ही जा रहे थे, और मेरी तो डर के मारी जान निकली जा रही थी। हालांकि सेमी मैजिकल आर्टिफैक्ट ने अपना काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया और उनके सारे अटैक्स को नलीफाई कर दिया, लेकिन फिर भी उनके अटैक के इम्पैक्ट से पूरे गहरे में भूकंप आ रहा था। अब जब तक रिइंफोर्समेंट नहीं आएंगे तब तक मुझे चैन ही नहीं आएगा। हम लोग को कासल के वॉल्स के पास कुछ पानी जैसा दिखता है, और तभी वहाँ पे वेल्टन हाउस रोड के एलिट्स घुसपैठ कर देते हैं। उनको देखते सब लोगों की फटके हाथ में आ जाती है, और उससे पहले कि वो कुछ कर पाते हैं एलिट सारे सोल्जर्स को पीस से चीरने लगते हैं। सभी लोग कासल वॉल के पास जितने भी सेमी मैजिकल आर्टिफैक्ट्स हैं उन सभी को तबाह कर दो। वहाँ पर बेल भी बजने लगती है कि घुसपैठ हुई है, जिसकी आवाज सुनकर काफी सारे सोल्जर्स भाग आते हैं, जहाँ पे वो लोग देखते हैं कि एलिट्स मैजिकल आर्टिफैक्ट को तोड़ रहे हैं। एक बंदा उनको रोकने को कहता है, लेकिन तभी एलिट्स का लीडर 100 चीज का यूज करता है और एक ही फ्लो में सारे सोल्जर्स का खात्मा कर देता है, और एंड में सोल्जर्स के लीडर का भी सर धड़ से अलग कर देता है। थोड़ी देर में सभी एलिट्स उसको इन्फॉर्म करते हैं कि उन्होंने अपने अपने एरिया के सारे सेमी मैजिकल आर्टिफैक्ट्स तबाह कर दिए हैं, और उसके सामने होता है सिर्फ एक लास्ट मैजिकल आर्टिफैक्ट, और लीडर उसको भी तबाह कर देता है। उसके पीछे आसमान में बहुत ज्यादा ग्लोइंग कुछ होता है, जिससे कि वो बताता है कि उसने सारे मैजिकल आर्टिफैक्ट को तोड़ दिया है और अब मैजिक का यूज किया जा सकता है। तभी वहाँ पर जेनिथ का और भी सोल्जर सेमी मैजिकल आर्टिफैक्ट्स लेके आ जाते हैं। जल्दी करो और सारे मैजिकल आर्टिफैक्ट्स को बिथरा दो ताकि वो लोग मैजिक यूज करके घुसपैठ नहीं। लेकिन इससे पहले कि उसका सेंटेंस पूरा हो पाता, एक स्पेल से गेट टूट जाता है और उस आदमी के सामने जो होता है उसको देख के वो कांपने लगता है। नहीं, ये तो जिमी वेल्टन है, और हम लोग को मिलता है फादर ओसन का बहुत ही तबाहीदार पैनल। जिमी कहता है, देखा फादर, मैंने कहा था ना अगर हम लोग साथ में जाएंगे तो ये काम इतना मुश्किल नहीं होगा। एल्बर्टन भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। सभी नट्स उनको देखकर अपना सर झुका लेते हैं। ये होते हैं वेल्टन हाउस रोड के एलिट्स, फिया नाइट्स, जिनका वॉइस कैप्टन होता है हैमिल्टन। हाँ, वही जिसने स्टार्टिंग में जिमी को ट्रेनिंग दी थी। मैजेस्टी आप आ गए। जिमी कहता है, तो चलो
शुरू करते हैं। एल्बर्टन कहता क्या तुम लोगों ने सुना नहीं, सब लोग अपने वॉइस हेड के ऑर्डर्स को फॉलो करो और इस जगह को रिकैप्चर कर लो। पलक झपकते ही सारे नाइट सोल्जर्स पर अटैक कर देता है और देखते ही देखते वो रात खून से रंग जाती है। फियर नाइट्स, जिमी वेल्टन और एल्बर्टन ये लोग मिलकर थोड़े समय पूरे गैरेन को रिकैप्चर कर लेते हैं। चारों तरफ बस लाशें दिखती हैं और जिमी वापस से गैरेन का फ्लैग फहरा देता है। देन हम लोग को दिखाया जाता है गैरेन का बॉर्डर का सीन जहाँ पर सेबल अपनी आर्मी के साथ होता है। क्या कहा तुमने? जिमी वेल्टन ने गैरेन वापस ले लिया। मैंने उससे यही उम्मीद की थी, अब तो और ज्यादा मजा आएगा। एक बंदा कहता वहाँ पर जल्दी लैंड्री किंगडम की रिइंफोर्समेंट भी आ जाएंगी, अब हमें क्या करना चाहिए? क्लियोन कहता वो इस कमांडर विंसेंट, तुम ही बताओ हम लोग को क्या करना चाहिए? वो सोच पड़ जाता है अभी एनमी के पास 4 आर्कमाइजेस हैं और 3 स्वॉर्ड मास्टर्स भी, लेकिन हमारी तरफ कौन है? सिर्फ 2 स्वॉर्ड मास्टर, मैं और सर क्लियोन। हालांकि सर क्लियोन ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, लेकिन फिर भी ये काफी नहीं है और ये चीज उनको भी पता होगी, तो वो इतने ज्यादा रिलैक्स कैसे हैं? क्लियोन कहता तुम 7 नाइट्स से पिछले साल आए थे ना? वो कहता है हाँ, अभी मेरे आए हुए साल बाद नहीं हुआ है। 7 नाइट्स ऐसे नाइट्स होते हैं जो कि जिन्हें चर्च की रक्षा करते हैं और उसका हर एक नाइट मास्टर लेवल पे है। और जैसे विंसेंट 7 नाइट का पार्ट बन गया वैसे उसने बाल्बा को हरा दिया जो कि क्लियोन के पास सबसे ज्यादा पावरफुल थी, जिससे वो क्लियोन के न होने पर टेम्परेरी सॉर्ड ऑफ जेनिथ बन गया। मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुना है और वॉर के बाद मैं इससे खुद ही लड़ना चाहता हूँ। वो विंसेंट से कहता है तुम चिंता मत करो क्योंकि जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी होती है, तो चलो अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। देन से वापस शिफ्ट होता है गैरेन में जहाँ पर जिम्मी के साथ साइमन खड़ा होता है एंड कह रहा होता है मुझे लगा नहीं था कि हम लोग इतने आसानी से गैरेन को रिकैप्चर कर लेंगे। बहुत बार ऐसा समय आता है जब मुझे लगता है कि मेजर्स लाचार है। जिमी सोच रहा होता है जो भी हो क्लियोन की एनर्जी पास आती जा रही है और उसको पक्का ये भी पता चल गया होगा कि हम लोगों ने गैरेन को रिकैप्चर कर लिया है और उसके बाद वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि बैटलफील्ड हेलिक्स ने वॉर की कैलकुलेशन पहले से ही कर ली है और इस बार लोगों ने कैलकुलेशन में मुझको भी ऐड किया होगा। मुझे नहीं पता क्यों लोगों ने हेलिक्स के अंदर क्या देखा, लेकिन मैं इस बार तुम्हारा खात्मा कर दूंगा जेनिथ। साइमन पूछता है वैसे आर्गनो कहाँ गया? जिमी बताता है कि फादर लैंड्री का आर्मी जनरल कैल्गा से मिलने गए हैं। हम लोग देखते हैं वो अभी क्या होता है और उनके साथ होते हैं जनरल कैल्गा और लैंड्री की आर्मी। देन थोड़ा टाइम बीत जाता है और सभी लोग मीटिंग हॉल में आ जाते हैं जहाँ पर कैल्गा अपना इंट्रोडक्शन देती है। हेलो, मैं हूँ कैल्गा ब्राउन। फोशर लगा था यहाँ पर आने के लिए आपका धन्यवाद। मैं हूँ ओपन जिंजर। कैल्गा कहती है हाँ, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। जिमी अपना नाम उसको बताता है। वो ये सुनकर चौंक जाती है। क्या आप ही जिमी वेल्टन है? वही फेमस जिमी वेल्टन। आर्गनो कहता है चलो मिला बेटी बहुत हो गए, अब जरा वॉर की स्ट्रेटेजीज पे डिस्कशन कर लें। साइमन कहता है स्वॉर्ड मास्टर कैल्गा ने भी हम लोगों को ज्वाइन कर लिया है, इसी वजह से हमारे पास अपर हैंड है। और हाँ, हमारी आर्मी में 3 बंकर ब्रेकर्स भी हैं और इतने सब चीजों के साथ उनको रोकना आसान होगा। फोशर लगा था मैं भी साइमन के साथ एग्री करता हूँ, हम लोग जरूर जीतेंगे, इसीलिए हमें सोल्जर्स को इकट्ठा करना चाहिए और अभी के अभी टर्जिया में एम्बुश कर देना चाहिए। जिमी कहा था यहाँ पर आने से पहले मैंने क्लियोन को देखा जो कि अपनी आर्मी के साथ हम लोगों की ओर बढ़ रहा था और उसको भी पता है कि उन लोगों के पास डिसएडवांटेजेस हैं, इसीलिए मुझे पूरी तरीके से भरोसा है कि उसने अपना ट्रम्प कार्ड छुपा के रखा है। कैल्गा कहती है अगर उन लोगों ने अपना सीक्रेट वेपन छुपा के भी रखा फिर भी हमारी मिलिट्री पावर के बीच में डिफरेंस बहुत ही ज्यादा नोटिसेबल है। जिमी कहा था तुमने बिल्कुल सही कहा और अगर इस चीज के बारे में नॉर्मली सोचा जाए तो हमारा हारना असंभव है, लेकिन क्या हो जब उनका गोल जीतना हो ही ना। क्या इसका मतलब? तो उनका गोल हम लोगों में से कोई एक है। अगर वो लोग किसी भी एक मास्टर को मारने में कामयाब हो जाते हैं तो इस चीज का इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा। जिमी कहता है बिल्कुल ये भी हो सकता है, पर जेनिथ गॉड ऑफ वॉर एंड पीस है जो कि शांति को हासिल करने के लिए पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता है और जितने भी ऑर्डर्स हैं उन सभी में ही वॉर में सबसे ज्यादा स्पेशलाइज जेनिथ के लोग हैं, इसीलिए हम लोगों को सारे पॉसिबल सिनेरियोस को लेकर चलना चाहिए और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मेरे पास एक प्लान है। दिन रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। जिमी बाहर निकला होता है, उसके पीछे पीछे रेलवे भी आ जाते हैं। ओह कितना ठंडा मौसम है। जिमी कहता है हाँ यहाँ पे सुबह ऐसी होती है। रेलवे कहता है मैं जिस बच्चे से 5 साल पहले मिला था वो इतना ज्यादा बड़ा हो गया। जिमी तुम अभी एक इनक्रेडिबल लेवल पे हो। जिमी कहता है अगर आपने मुझे बचपन में मारा ब्रीथिंग की वो बुक नहीं दी होती तो यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे और ज्यादा टाइम लगता, और वैसे भी मैं बच्चा नहीं हूँ क्योंकि मैंने आपके जैसे हजारों जीवन जिए हुए हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ जिमी क्या तुम्हें हमारी आखिरी टॉक याद है जो कि हम लोगों ने वॉप टर्मिनल पे की थी? अगर तुम थक जाओ तो रश करना मत भूलना, मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा रहूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर अपनी पूरी बाजी लगा रहा हूँ और मैं अकेला नहीं हूँ जो कि ये सोचता है। सभी लोगों को तुम्हारे ऊपर विश्वास है, इसीलिए आगे बढ़ते रहो और तुम जो भी पाना चाहते हो उसको हासिल करो। जिमी कहता है आप चिंता मत करिए क्योंकि मैं इस बार सभी लोगों को ही लेकर आगे बढ़ूंगा
पढ़ूंगा। मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। इमरजेंसी इमरजेंसी, क्लियोन की आर्मी नजदीक आ चुकी है। तब हम लोगों को दिखाई जाती है क्लियोन की विशालकाय सेना जो कि बहुत ही जोरों जोरों से आगे बढ़ रही होती है। और वहीं पर दूसरी तरफ खड़े होते हैं हमारे हीरोज। भाई सही में ये पैनल क्या एक कमाल का है। जिमी कासल की वॉल में खड़ा होता है और उसके एक तरफ खड़े होते हैं आर्क मेजर्स, वहीं दूसरी तरफ होते हैं स्वॉर्ड मास्टर्स। वहीं जिमी बीच में खड़ा होकर उनको लीड कर रहा होता है एज अ स्वॉर्ड मैजिशियन। और इसी के साथ इस तरह की सबसे बड़ी वॉर शुरू होने वाली है। जिमी कहता है सबसे पहले मैं उन लोगों पे ऊनो रिवर्स खेलूंगा, बंकर ब्रेकर्स का फायर कर दो। तीनों ही बंकर ब्रेकर फायर हो जाता है जो कि हिट होने वाले होते हैं क्लियोन को। तुम लोगों को स्वागत करना नहीं आता। विंसेंट इसे संभाल लो। विंसेंट उसकी बात मानते हुए आगे कूद जाता है और अपने एक ही स्लास से तीनों बंकर ब्रेकर्स का अटैच को नलीफाई कर देता है। क्या बंकर ब्रेकर्स की बीम्स कहाँ गई? उसने एक ही झटके में उनको गायब कर दिया। जिमी समझ जाता है कि ये बीम कहीं भी गायब नहीं हुई है, बल्कि उसके स्वॉर्ड ने तीनों बीम्स की पावर को एब्सॉर्ब कर लिया है। एक ऐसी पावर जो कि अटैक्स को सोख सकती है। आखिर ये है कौन? फर्स्ट एड कहता है ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट कर लिया। इसी वजह से मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूंगा। वो एक स्पेल को चार्ज करने लगता है और वहीं दूसरी तरफ साइमन भी अटैक करने को तैयार होता है। दोनों ही एक साथ अटैक को कर देते हैं और उनके अटैक से मर्ज होकर और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इन्फर्नो हरिकेन और मरो। वो आग का बवंडर क्लियोन की आर्मी की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है और अपने रास्ते में आने वाली सारी चीजों को तबाह करता जा रहा होता है। तभी क्लियोन अपने घोड़े से उतरता है। आखिर कीड़े मकोड़े मेरे रास्ते में क्यों आ रहा है? मेरा दिमाग खराब हो गया है। कैजुअलिटी रिवर्सल। वो अपना अल्टीमेट अटैक करता है जिसकी वजह से इन्फर्नो हरिकेन झटके में ही हवा में गायब हो जाता है। उसकी पावर को देखकर आर्गमा समझ जाता है कि क्लियोन अब एक ग्रैंड मास्टर है। बेरिल सोच रहा होता है जब मैं इससे 5 साल पहले मिला था ये अभी तब से अलग ही लेवल पे है। बाकी दोनों एल्डर्स भी फ्रस्ट्रेटेड लग रहा होता है। रेल में सोच रहा होता है अगर उन लोगों ने हमारे मैजिक को काउंटर कर दिया और कासल में एंट्री ले ली तो हमारी स्ट्रेटेजी काम नहीं कर पाएगी। मैं नीचे जाकर ग्राउंड को स्प्लिट कर दूंगा जिससे कि कोई भी कासल के पास नहीं पहुंच पाए। अर्थक्वेक। क्लियोन गुस्से में उसकी तरफ रश कर देता। मैंने तुमसे कहा था ना कि बीच में मत आओ। वही रैनमल का स्पेल अभी भी खत्म नहीं हुआ होता और वो लगातार धरती का चीरा चला जा रहा होता है। लेकिन तभी वहां पे एंट्री होती है जिमी की जो कि क्लियोन को रोक लेता है। क्लियोन कहता है जिमी वेल्टन तो आखिरकार तुम आगे आ ही गए। हम लोग देखते हैं जिमी की इंटरफेरेंस की वजह से रैनमल ने सक्सेसफुली अर्थ को स्प्लिट कर दिया होता है। देन वो वहां से टेलीपोर्ट होकर जिमी की स्ट्रेटेजी पे काम करने के लिए निकल जाता है और थोड़ी दूर पर हो रहा होता है जिमी एंड क्लियोन का क्लैश। जिमी क्लियोन के ऊपर अटैक कर देता जिसको कि क्लियोन डॉज कर लेता। ये एनर्जी, तुम तो इतने साल में बहुत ही ज्यादा बड़े हो गए। जिमी कहता लेकिन तुम नहीं बदले, तुम्हारा चेहरा हमेशा की तरह मनुष्य है। और हाँ, क्या तुम्हारी तरफ सिर्फ 2 ही मास्टर्स हैं? क्लियोन कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे बिना सोचे समझे आऊंगा? मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा तैयार किया है। तोहफा? हाँ, तुम्हें पता है मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। वो प्लान जिसका तुमने कुछ साल पहले खात्मा कर दिया था, द काइमेरा होली नाइट्स। जिमी ये सुनते ही चौंक जाता। 5 साल पहले ऑर्डर ऑफ जेनिथ होली काइमेरा नाइट्स बनाना चाहता था और उसके लिए उसने काफी सारे बच्चों को किडनैप किया और उनके ऊपर बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स भी किया। लेकिन मुझे लगा उस दिन के बाद से वो एक्सपेरिमेंट्स बंद हो गए थे, लेकिन अभी तक इन लोगों ने अपनी अमानवीय हरकतें नहीं रोकी। क्लियोन कहता जिमी वेल्टन अब देखना ये है कि तुम क्या पिछली बार के तरीके इस बार भी इन लोगों को रोकने में कामयाब हो पाओगे। तभी वहां पर आ जाती है एक बहुत ही ज्यादा विशालकाय काइमेरास की फौज। 20,000 काइमेरा होली नाइट्स। जिमी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रही होती है। वहीं क्लियोन को उसको गुस्सा दिलाने में और भी ज्यादा मजा आ रही होती है। क्या तुम्हें पता है कि ये काइमेरास कैसे बने? मेरे सबऑर्डिनेट ने मुझे बताया था कि इनको बनाने के तुम्हें बच्चों को पकड़ना पड़ता है और उनके जीते जी सीने से कलेजा बाहर निकाल दिया जाता है। वो बच्चे बहुत ही ज्यादा तड़पते हैं, मौत की भीख मांगते हैं, अपने माँ बाप को याद करते हैं, वो माँ बाप जो कि कभी वापस नहीं आने वाले। जिमी ये सब चीजें सुनकर बहुत ही ज्यादा आग बबूला हो जाता है। तुम हरामखोर, मैं तुम्हें नरक में पहुंचा दूंगा। वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक भी कर देता है जो कि क्लियोन को हिट करने वाला होता है। क्लियोन कहता ओह तो तुम मेरे तोहफे का जवाब ऐसे दोगे? इसी वजह से मुझे बच्चों को तोहफे देना पसंद है, लेकिन तुम मुझे नरक में नहीं पहुंचा सकते क्योंकि वो तुम पहले ही कर चुके हो जिमी वेल्टन। कैजुअलिटी रिवर्सल। वो पूरी तरीके से जिमी के अटैक को नलीफाई कर देता, लेकिन अटैक के बीच से जिमी उसके ऊपर रश कर रहा होता। क्लियोन कहता तुम मेरी छोड़ो, पहले इन मासूमों को नरक का स्वाद चखाओ। लेकिन हाँ, अगर ये लोग मर भी जाते हैं तो भी ये हेल नहीं जाने वाला क्योंकि इनके अंदर सोल ही नहीं है। हमला। देखते ही देखते सारे काइमेरा नाइट्स आगे बढ़ जाता है। उनके बीच में बच्चे भी होता है जिनको के एक्सपेरिमेंट से जबरदस्ती काइमेरा बना दिया गया है, जिसको देखकर जिमी हैरान हो जाता है। इन लोगों ने मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा। अगर ये बात 5 साल पहले की होती तो मैं इन लोगों को बड़े आसानी से काट चुका होता, लेकिन अभी मैंने अपनी इमोशन को एक्सेप्ट कर लिया है। उन काइमेरा किड्स की आंखों से आंसू निकाले होता नहीं, इसीलिए मुझे ये करना होगा
क्योंकि उनका वर्तमान एक बुरा सपना है। वो काइमेरास के ऊपर अटैक कर देता है। फिएट लक्स। चारों तरफ डिवाइन लाइट फैल जाती है और काफी धमाके होते हैं और इसी के साथ काफी सारे काइमेरास को शांति मिलती है। लेकिन जब लाइट हटती है तो जिमी नोटिस करता है कि बहुत सारे काइमेरास ने उसके अटैक को सरवाइव कर लिया है और उसकी वजह ये होती है कि उन काइमेरास के ऊपर जेनिथ की ब्लेसिंग होती है। जिमी कहता नहीं, यही वजह थी कि मैं इनको एक ही झटके में तबाह नहीं कर पाया। तभी वहाँ पर काइमेरास को चीरते हुए आर्गनो वेल्टन की एंट्री होती है। जिमी, तुम अकेले नहीं हो। फादर, बेरिल आप भी। बेरिल कहता इस बार मैं सारा बोझ तुम्हें अपने कंधों में नहीं उठाने दूंगा। तभी जिमी के पीछे केल्गा आ जाती है। मैं तुम्हें पीछे सपोर्ट करूंगी, इसीलिए तुम क्लियॉन की ओर आगे बढ़ो और अपने पीछे की चिंता मत करो। डैम दैट टीम वर्क। जिमी स्माइल करता है और क्लियॉन के ऊपर रश कर देता है। लेकिन क्लियॉन है कहाँ? तभी क्लियॉन अचानक से कहीं से आ जाता है और जिमी को ऊपर हमला कर देता है। जिमी उसके अटैक से बच जाता है। क्लियॉन दूसरा अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी उसको विंसेंट आके बीच से रोक देता है, जो कि कहता है चाचा ही गलत हो रहा है। जिमी, मुझे ऑर्डर मिला है कि तुम्हारा अपोनेंट मैं बनूं। क्लियॉन को सिम वेपन दानते हुए कहता है दफा हो जाओ विंसेंट, आज मैं जिमी वेल्टन को मार डालूंगा। विंसेंट कहता कि अब डिसाइपल की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, वो करिए जो कि डिसाइपल ने आपको करने को कहा था। तभी क्लियॉन वहां से कहीं को भाग जाता है। जिमी कहता है ओए कहाँ जा रहा हूँ? तभी विंसेंट उसके पास आ जाता है। मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, लेकिन यहाँ नहीं, कहीं और। उसने अपने गले में जो पेंडेंट पहना होता है वो शाइन करने लगता है एंड वो जैसे जिमी को टच करता है वो होली आइटम एक्टिवेट हो जाता है, इनफाइनाइट बैटलफील्ड, जिसकी वजह से जिमी कोई दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाता। यहाँ तुम्हारा स्वागत है और हाँ, ये जगह भी गॉड जेनिथ द्वारा दी गई एक तोहफा है, द इनफाइनाइट बैटलफील्ड, एक ऐसी जगह जो कि सिर्फ तुम्हें मारने के लिए बनाई गई है। बैटलफील्ड एलेक्स ने ये बात बताई थी कि मैं तुम्हें इस बैटलफील्ड से जितना दूर हो सकूं उतना दूर ले जाऊं। जिमी कहता तो क्या तुम्हें ये लगता है कि मेरे बैटलफील्ड से दूर जाने से तुम लोग जीत जाओगे? विंसेंट कहता है नहीं नहीं, ये तो बस सर क्लियॉन का काम आसान करने के लिए है। क्या? कैसा काम? सेकंड कंडीशन जो कि बैटलफील्ड एलेक्स ने बताई थी वो थी सर क्लियॉन के हाथों से आर्गनो वेल्टन का खात्मा। जिमी ये सुनकर हैरान हो जाता। क्या ये लोग फादर को मारने वाले हैं? क्या ये शुरुआत से ही फादर की जान के पीछे था? क्या होगा अगर क्लियॉन और फादर फाइट करें? नहीं, फादर क्लियॉन से नहीं हार सकता है, हरगिज भी नहीं। विंसेंट से कहता है ये एक विश से ज्यादा प्रोफेसी लग रही है और उसके साथ ही उसके अंदर से काफी इमेंस एनर्जी निकलने लगती है जो कि विंसेंट को भी दिक्कत दे रही होती है। जिमी कह रहा होता है प्रोफेसी, चलो मैं तुम्हें अब एक प्रोफेसी देता हूँ, इस फाइट में तुम दोनों ही हारोगे। सिंसिट होता है आर्गनो वेल्टन पे जो कि काफी तेजी से काइमेरा से सफाया कर रहा होता है। हाँ, मतलब एक बार में 3-3 चार लपेट रहा है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता वो कितनों को मारता है क्योंकि उनके मरता ही उनकी जगह में दूसरे काइमेरास आ जाते हैं। आर्गनो सोच रहा होता है मुझे जिमी की प्रेजेंस सेंस नहीं हो रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिमी मर चुका हूँ, तो क्या उसकी लोकेशन चेंज हो गई है? सबसे पहले मैं इन सभी को मार दूंगा और फिर जब जिमी की स्ट्रेटेजी शुरू होगी तो सारी सिचुएशन हमारे मुट्ठी में हो जाएगी। रेलवे बैटलफील्ड से दूर खड़ा होता है एंड वो अपने स्टाफ जमीन में गाड़ देता है और जिमी की स्ट्रेटेजी पे काम करने लगता है। हम लोग को दिखाया था 5 का सीन जहाँ पर जिमी स्ट्रेटेजी बता रहा था। देखो स्ट्रेटेजी सिंपल है, जो एनिमीज हमारे ऊपर चार्ज करेंगे तो एल्डर 3 डिफरेंट लोकेशन में वो पोर्टल्स बना देंगे और उन पोर्टल से आएगी हमारी आर्मी, वहीं सामने होंगे हमारे महारथी, जिससे कि हम लोग उन सभी लोगों को साइड एक्शन से घेर लेंगे और फिर लगातार हमला करके उनका सफाया कर देंगे। प्रेजेंट टाइम में कहता बीच का काम मैं संभाल लूंगा, बाकी दोनों पोर्टल्स को तुम देख लो। एल साइमन और फर्स्ट एल्डर भी अपने काम में लग जाते हैं। रिलीज और देखते देखते 3 बहुत ही बड़े वो पोर्टल्स खुल जाते हैं और बड़े से मेरा मतलब है बहुत ही बड़े, मतलब काइमेरास की आर्मी को देखो और इन पोर्टल्स को। उन पोर्टल्स से इन लोगों की आर्मी निकलने लगती है और सारे डायरेक्शन से काइमेरास को चीरने लगती है। हर तरफ बस खून की होली हो रही होती है। सेबर कहता है वो पोर्टल्स, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रिपरेशन थी, लेकिन ये काइमेरास हैं जिनकी फिजिकल कैपेबिलिटीज ह्यूमन से बहुत ज्यादा है, तो उनको मारने में अभी भी दिक्कत आएगी। अरे हाँ, मेरे पास तो एक काम था जिसको मुझे पूरा करना पड़ेगा। लेकिन तभी उसके गर्दन पे एक ग्रेट स्वॉर्ड आकर लग जाती है और आपको पता ही है ये कौन होगा? हाँ, सर बेरिल क्लियॉन। मैं उस चीज का बदला लेने आया हूँ जो कि तुमने मेरे साथ 5 साल पहले किया था। क्लियॉन की झटके में उसका सर धड़ से अलग कर देता है। तुम्हारी इस चीज की तो दाद देनी पड़ेगी कि तुम अपनी प्रेजेंस छुपा कर मेरे इतने करीब आ गए। तुम्हारा सही नाम है स्वॉर्डमैन ऑफ द टेम्पेस्ट, लेकिन तुम उसके बाद मेरा सामना नहीं कर सकता। लेकिन तभी बेरिल की बॉडी क्रिस्टल में चेंज हो जाती है। हाँ, हम लोगों के साथ में क्लियॉन भी हैरान हो जाता है, क्या यहाँ पर चल क्या रहा है? एंड ये काम होता है केल्गा का, जो कि कहती है सर बेरिल अकेले नहीं है, समझे सॉर्ड ऑफ जेनिथ। क्लियॉन की सारी अटेंशन
अटेंशन उसी के ऊपर होती है, जिससे कि ऑनिक्स को मौका मिल जाता है और वो क्लियोन के पीछे पहुंच जाता है। उसके पास अपने प्रेजेंस छुपाने की बहुत ही बेहतरीन खूबी होती है, जिसकी वजह से क्लियोन को बिल्कुल भी आवाज नहीं होता। और इससे पहले कि उसको रियलाइज होता, बेरिल ने अपना अटैक से क्लियोन के शोल्डर पे एक बहुत ही बड़ा कट मार दिया होता है। क्लियोन अपने साइको स्टेट में जाने लगता है। बेहतरीन, तुमने पहले मेरे साथ माइंड गेम खेला जिससे कि तुम्हें ओपनिंग मिल जाए और उसका तुमने फायदा भी उठा लिया। तभी केल्गा अपनी टेक्निक का यूज करती है, इल्यूजन। क्लियोन कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि अगर दो चीजें साथ मिलकर लड़ेंगे तो मुझे हरा सकते हैं? केल्गा कहती है, जो मेरी पावर में फंस जाए उसे इतनी बड़ी बड़ी बातें तो नहीं करनी चाहिए। क्लियोन तभी उतनी देर में उसके ऊपर रश कर देता है। वो अपनी पावर का यूज करती है जिससे कि क्लियोन को बहुत सारी केल्गा दिखने लगती हैं। क्लियोन कहता है, इल्यूजन में छुपना अच्छी बात है, लेकिन छुपने के बाद शॉर्ट की रिफ्लेक्शन से नहीं बच पाना, यह तो सही नहीं है। शुभ रात्रि। क्या करता हूँ मैं। हम लोग देखते हैं क्लियोन रियल केल्गा का रिफ्लेक्शन अपनी शॉट में देख लेता है। देन वो अपनी अल्टीमेट टेक्निक का यूज करके केल्गा के पूरे इल्यूजन को तोड़ देता है। कैजुअलिटी रिवर्सल। और उसने ये किया कैसे होता है? बिल्कुल केल्गा को कूट के। लेकिन तभी उसको अपने पीछे को सेंस होता है और तुम चूहे के तरीके मेरे पीछे आके मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा हूँ। और इसका मतलब ये भी है कि तुम मुझसे हेड ऑन फाइट लेने में डरते हो। और ये होता है बेरिल, जो कि हवा में होता है और उसको ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन क्लियोन काफी तेजी के साथ उसके ऊपर शॉट मार देता है जो कि उस तक पहुंचने वाली होती है। तभी बेरिल को 5 साल पहले एक चीज याद आने लगती है, जिसमें कि क्लियोन ने उसका एक हाथ काट दिया था और वो हार बहुत ही ज्यादा शर्मनाक थी। तब उसको वापस से एहसास हुआ कि वो कितनी भी ज्यादा मेहनत कर लें उससे पावरफुल लोग आते ही जाते हैं। ये फीलिंग बिल्कुल वही फीलिंग थी जो कि बेरिल को आर्गुनो से फाइट करने के बाद फील हुई थी। वो जितनी भी बार किसी स्ट्रॉन्ग बंदे से लड़ता था वो और ज्यादा कठिन ट्रेनिंग करता था। बेरिल अपनी बहुत ही गहरी सोच में पड़ा होता है, आखिर ये वेल्टन खून में है क्या? क्लियोन ग्रैंड मास्टर लेवल में पहुंच गया, मैं हमारे उनके बीच का गैप खत्म नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैंने जिमी से प्रॉमिस किया था कि मैं उसको सपोर्ट करूंगा और मुझे वो प्रॉमिस निभाना ही होगा। मुझे अपनी जगह की रक्षा करनी पड़ेगी, उन लोगों की रक्षा करनी पड़ेगी जो कि मेरे लिए बहुमूल्य हैं। विंड गॉड ज़ेफायरोस वहां पर विंड गॉड का सम्मान कर देता है, हाँ मतलब विंड की एलिमेंटल स्पिरिट को। और यही होती है बेरिल की पावर, स्पिरिट मैनिफेस्टेशन। वहां पर विंड एलिमेंटल गॉड आ जाता है जिसको कि देखकर क्लियोन की भी फट जाती है। बेरिल कहता है, वो तुम्हें नहीं था जिसने 5 सालों तक अपनी तलवार को धार लगाई। अब ध्यान से देखो, मैंने ये पावर बनाई है सिर्फ तुम्हें मारने के लिए। फ्लैशिंग थंडर। बहुत बड़ा बवंडर क्लियोन की ओर बढ़ जाता है और हवा का बहाव इतना ज्यादा तेज होता है कि सिर्फ और सिर्फ हवा से ही पहाड़ कट जाए। और फिर जब धुआं छटता है हम लोगों की नजर जाती है क्लियोन पे, जो कि बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। बेरिल कहता है, तो मैंने उस दिन का बदला ले ही लिया, अब छटपटाना बंद करो और एक अच्छे कैदी बनो। लेकिन क्लियोन अपनी शॉट को लेकर उठने लगता है और कैजुअलिटी रिवर्सल को यूज करके अपने आप को हील करने लगता है। देन वो कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे नहीं हरा सकता। कैजुअलिटी रिवर्सल। वो एक ही झटके में ही बेरिल के अंदर बहुत सारे छेद कर देता है जिससे कि बेरिल बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। क्लियोन कहता है, तुम्हारे बस की नहीं है, चलो बाप को भेजो, मेरा मतलब एल वेल्टन को भेजो। बेरिल इस्तेमाल करते हुए कहता है, वो आ ही गया, ठीक तुम्हारे ऊपर। क्या मेरे ऊपर? और वो जैसे अपनी मुंडी उठा के देखता है, हवा में होता है आर्गनो वेल्टन। मरो दरिंदे। और आर्गनो वेल्टन की शॉट एक ही झटके में ही क्लियोन को चीर देती है। हम लोग देखते हैं उसका सर धड़ से अलग हो जाता है और जमीन में गिर जाता है। लेकिन तभी कुछ होता है और टाइम पीछे जाने लगता है। हाँ, अभी तक के जितने भी सिनेरियोस हुए होता है वो सभी के सभी टाइम में पीछे जाने लगता है, बिल्कुल वैसे जैसे कि ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं था। और थोड़ी देर में वो टाइम आ जाता है जब वो पोर्टल्स खुले थे, उनके जरिए से आर्मी अंदर आई थी। क्लियोन अभी भी वहीं खड़ा होता है जहाँ वो पहले खड़ा था और अपनी गर्दन पे हाथ रखे होता है। मैं तो मरने ही वाला था लेकिन मेरी पावर ने मुझे बचा लिया। कैजुअलिटी रिवर्सल का आउटकम रिग्रेशन, जिससे मैं जरूरत पड़ने पर टाइम में स्पेसिफिक मूवमेंट में पहुंच सकता हूँ। अभी से 5 साल पहले जब जिमी की आर्क मैजिशियन सेरेमनी हुई थी तब पूरी कंट्री एक्साइटेड थी और खुशियों का त्योहार मनाया जा रहा था। मुझे तब वो न्यूज मिली और डवरा के कैटकॉम में मेरी जिंदगी में उम्मीद की किरण जा चुकी थी और वहीं जिमी दांत दिखा रहा था। वो पहली बार था जब मेरा कलेजा अंगारुक तरीके धधका। तभी मैंने ठानी कि चाहे कुछ भी हो मैं अपना बदला जिमी वेल्टन से जरूर लूंगा और ये करने के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। उस दिन के बाद से मैं मेहनत में लग गया और मैंने जमीन पर ही अपने खून से कैलकुलेशंस की, जिसका आउटकम क्या हुआ, मैंने वॉल ब्रेक कर दी और एक ग्रैंड मास्टर बन गया। एक ऐसी पावर हासिल की जो कि स्पेस और टाइम के फ्लो को चेंज कर सकती है। एक ऐसी एबिलिटी जिससे मैं मौत को भी चकमा दे सकता हूँ। लेकिन हाँ, वो दर्द, मेरी बॉडी कटने का दर्द, वो कहीं भी नहीं जाता। और ये टेक्निक बहुत सारी मेंटल पावर ट्रेन कर लेती है। इसी वजह से मैं उसको 2 बार से ज्यादा यूज नहीं कर सकता और मैं एक बार कर ही चुका हूँ क्योंकि वो करना मेरी मजबूरी बन गई थी। मैंने आर्गनो को एम्बुश करते हुए तो देखा लेकिन उसके बाद भी मैं रिएक्ट नहीं कर पाया क्योंकि वो इतना ज्यादा तेज था। और साथ ही साथ बेरिल उस लड़की के पास भी बहुत ही ज्यादा अनोइंग पावर है। इस बार मुझे
मुझे अपने कदम फूक फूक कर रखने पड़ेंगे। सीन शूट होता है इन्फिनाइट बैटलफील्ड में, जहाँ पर विंसेंट के ऊपर जिमी बेल्टन ने रश कर दिया होता और उसने यूज किया होता अपनी फ्यूचर फॉकर को, जिसकी वजह से वो विंसेंट के बिल्कुल पास ही अपीयर हो जाता और बड़े हिजा से उसके ऊपर अटैक कर देता। हालांकि अटैक लगने से पहले विंसेंट अपने आप को संभालता और उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा चौंक चुका होता। क्या वो अचानक से अपीयर हो गया, लेकिन कैसे और अब वो कहाँ है? हम लोग देखते हैं वो होता है विंसेंट के पीछे, जो कि हवा में उछालकर विंसेंट के ऊपर अपनी शॉट को चला देता। हालांकि विंसेंट वापस उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता। जिमी कहता क्या हुआ, तुम तो बहुत घबराए लग रहे हो। विंसेंट कहता हो ही नहीं सकता, हालांकि मैं हैरान जरूर हूँ, लेकिन मैं आज तक शॉर्ट फाइट में नहीं हारा। वो जिमी को मारता ही जा रहा होता, लेकिन जिमी फ्यूचर वॉकर को यूज करके बच रहा होता। वो जिमी इसके सारी शैडोज को काटता जाता और आखिर में जिमी के पास भी पहुंच जाता। उसको बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने लगती है। इसकी शॉट में सिर्फ सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसकी स्पीड और माइनस सेंस करने की कैपेबिलिटी तो बहुत ज्यादा है। मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन एक शॉट मास्टर के तौर पे इसकी स्किल्स मेरे से ज्यादा हैं और मैं अगर उससे ऐसा ही फाइट करता हूँ तो शायद मैं हार भी जाऊँ। देन मैं यूज करूंगा अपनी सारी कैपेबिलिटीज का। वो हवा में उछल जाता और विंसेंट के ऊपर अपनी शॉट से बहुत ही बड़ा फायर अटैक करता है। फ्लेम ड्रैगन, एक फ्लेम का ड्रैगन लगातार विंसेंट की ओर बढ़ते ही जाता, लेकिन विंसेंट वहां से नहीं हटता बल्कि अपने हाथ को आगे कर लेता। ओह, हाई लेवल मैजिक शॉट टेक्निक, लाजवाब। डैमेज अब्सॉर्प्शन, हम लोग देखते हैं वो पूरे फ्लेम ड्रैगन को अपने हाथों में सक कर लेता। 1 मिनट सक कर लेता है मतलब क्या, वो तो कुछ और होता है, एब्सॉर्ब कर लेता। हाँ ये सही वर्ड है। और देखते ही देखते सारा अटैक चला जाता विंसेंट के अंदर। जिमी भी हैरान होता, मैंने प्रिडिक्ट किया था कि अटैक्स को अब्सॉर्ब कर सकता है, लेकिन इस लेवल तक इसका तो मुझे अंदाजा ही नहीं था। ये एक 9th रैंक का मैजिक था। विंसेंट कहता चर्च ने मुझे बताया था कि मेरा जन्म तुम्हारा खात्मा करने के लिए हुआ है। सीन जाता है पास्ट में, आज से 12 साल पहले जब जिमी की सेरेमनी हो रही थी तब ऑर्डर जेनेथ में कोहराम मचा था। क्या जिमी बेल्टन आर्कमेस बन गया, वो भी इतनी सी एज में। वहाँ पर विंसेंट भी आराम कर रहा होता। पूरा ऑर्डर बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और उसमें डर का माहौल था। बस वो किसी तरीके से जिमी को मारना चाहता था, इसी वजह से उन लोगों ने ह्यूमन वेपन्स बनाए। क्या तुम विंसेंट हो? मैं तुम्हें को ही ढूंढ रहा था। क्या बिशप? चलो विंसेंट मेरे साथ आओ, फादर तुम्हें बुला रहे हैं। और तभी जेनेथ ने अपने हाथों से ही विंसेंट को एक ग्रेट पावर दी। विंसेंट, फादर ने तुम्हें जो पावर दी है उसको मास्टर करो और फिर जिमी बेल्टन को मार दो, क्योंकि वो हमारे रास्ते और गॉड की ग्रेट विल का सबसे बड़ा कांटा है। विंसेंट कहता मैं समझ गया। सीन आता है प्रेजेंट में, जहाँ पर विंसेंट जिमी के ऊपर अपनी सारी पावर का यूज करने वाला होता। ये है वो पावर जो कि मैंने पिछले 5 साल से तुम्हें मारने के लिए इकट्ठा किया, और इसी के साथ वो बहुत ही इमेंस पावर रिलीज करता, जो कि पलक झपकते ही जिमी के पास पहुंच जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं इसको ब्लॉक नहीं कर सकता। मुझे एवलिन का यूज करना चाहिए और हिडन वर्ल्ड में चले जाना चाहिए। नहीं, उसने कहा था फादर की जान खतरे में है, और अगर मैं स्टाफ ऑफ एवलिन का यूज करता हूँ तो हो सकता है यह हेलिक्स ने पहले से ही प्रेडिक्ट किया हो और कुछ अनहोनी हो जाए। अब ये एक जुआ है, मैं अपनी पूरी बाजी इस स्वॉर्ड में लगा रहा हूँ, उस टेक्निक में जो कि ग्रैंडफादर ने मेरे लिए बनाई थी, अल्टीमेट टेक्निक जेनेसिस। उसके टेक्निक से एक ही झटके में ही विंसेंट का पूरा पूरा अटैक बेकार हो जाता। वो उसको चीर के आगे निकल जाती है और विंसेंट की ओर बढ़ रही होती है। क्या उसने मेरी अटैक को? लेकिन कैसे? मेरी पावर को तो जिमी की पावर को एब्सॉर्ब कर लेना चाहिए था, ये फीलिंग। लेकिन तभी उससे जेनेथ कांटेक्ट करता है। विंसेंट, क्या तुम मेरी पावर पर शक कर रहे हो? विंसेंट कहता नहीं नहीं, मैं फादर की पावर पर शक नहीं कर सकता, मुझे इसको वापस से रोकना पड़ेगा। और वो जेनेथ के पावर के भरोसे अपना हाथ आगे करके बिना हिले खड़ा हो जाता है, और जिसका नतीजा क्या होता है, जेनेसिस उसके 2 टुकड़े कर देती है। हाँ, खत्म। चूतिया बनाया तुमको। वो जमीन पर गिर जाता है। कैसे कोई ऐसे खतरनाक टेक्निक यूज कैसे कर सकता है? जिमी कहता है विंसेंट, मैं तुम्हें अपने एक नेचुरल एनिमी के तरीके देखता हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकता। विंसेंट कहता है क्यों? जिमी कहता क्योंकि तुम मुझे जेनेथ के पिल्ले हो। और तभी जेनेथ भी अपना हाथ आगे बढ़ाता, जो कि सिर्फ विंसेंट को ही दिख रहा होता। विंसेंट स्माइल करते हुए कहता थैंक्स जिमी बेल्टन, अब मैं इसको खत्म कर सकता हूँ। जिमी सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार विंसेंट मरने से पहले क्या कहा, लेकिन उसके पास ज्यादा टाइम नहीं होता, इसीलिए वो यहाँ से निकलने का रास्ता देखने लगता है। और तभी उसके पीछे की इमेंस एनर्जी निकलती है, जिसको कि संस्कार के जिमी भी अपनी जगह पर जम जाता है। ये पावर, डिवाइनिटी। हम लोग देखते हैं विंसेंट हवा में उड़ रहा होता है और उसका ऑरा चेंज होता है। फोकस जाता है उसके फेस पे, उसकी आंखें जेनेथ के तरीके बन जाती हैं, और तब खुलासा होता है कि जेनेथ ने विंसेंट को एक वेसल बनाकर उसकी बॉडी को पोजेस कर लिया है। हाँ, अब अर्थ में गॉड की एंट्री हो ही चुकी है। जेनेथ कहता है बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान हो तुम। तो चलो शुरू करते हैं पायरो के प्यारे स्लेव।
और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। हाँ, अब आखिरकार वो पल आ ही गया जब जिमी का सामना होगा सीधा गॉड से, गॉड ऑफ वॉर एंड पीस, जेनिथ। क्या बात है, स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है हर एक चैप्टर के साथ। वैसे हाँ, इसके अब तक के सारे चैप्टर्स खत्म हो गए हैं, लेकिन ये सीरीज कंटिन्यूड है, तो हर 2 हफ्ते में इसका एक चैप्टर आ जाएगा। हालांकि अगर मैं सिर्फ एक ही चैप्टर में वीडियो बनाऊं तो ज्यादा बड़ी नहीं होगी, वो करीब होगी 6-7 मिनट की। अब बाकी तुम लोग बता देना कि इसके आगे की वीडियोस कैसी चाहिए, जल्दी जल्दी या लॉन्ग। और हाँ, ये चीज समझो, चैप्टर बहुत टाइम में आता है तो स्पैम मत करने लग जाना। बाकी मैं और भी कमाल की नई सीरीज ढूंढकर शुरू करूंगा और वो भी आपको पसंद ही आएगी। हो सकता है न्यू मानो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग निकले, तो इसका इंतजार करना। तब तक इसमें लाइक और कमेंट भर दो और बताना जरूर कि ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि सच में अभी जो मैंने चैप्टर्स कवर किए हैं वो इस मानवा के अब तक के सबसे पीक मोमेंट्स की स्टार्टिंग है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यू आर वॉचिंग एनिमे नेक्सस, साइनिंग आउट।